नमस्कार दोस्तों, वाईफाई श्राम की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बात करते हैं आज भौतिक विज्ञान के चैप्टर बल और गति के बारे में। इससे जुड़े हुए आपके पुलिस, पटवार, रेलवे, एसएससी, ठीक है, दिल्ली पुलिस में जुड़े हुए एग्जामिनेशन आते हैं। तो बात करते हैं बल और गति के बारे में। तो बल और गति में पहले एक नंबर पे लेंगे बल के बारे में और उसके बाद में बात करेंगे गति के बारे में। बल और गति के दोनों के बारे में जो सिद्धांत दिए, नियम दिए, वो न्यूटन ने दिए, इसलिए बल का SI यूनिट भी न्यूटन ही रहेगा। जैसा कि भौतिक विज्ञान का पिता हम न्यूटन को मानते हैं। तो पहले बल की बात करते हैं, बाद में गति की बात करते हैं। तो सबसे पहले बल क्या होता है या बल किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु पर धक्का देना या खींचने पर उसकी स्थिति में बदलाव आता है और इसी को हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो वस्तु पर धक्का देना या खींचना, उसकी स्थिति में बदलाव होना बल कहलाएगा। और बल होते हैं तो वस्तु को धक्का देने पे दूर भी जा सकती है और पास भी आ सकती है, ठीक है। तो अगर कोई वस्तु धक्का देने से पास आती है तो उसे कहते हैं अभिकर्षण बल। तो उसे कहते हैं अभिकर्षण बल, यानी वस्तु का पास आना, वस्तु का पास आना। तो वस्तु का पास आना क्या कहलाता है? अभिकर्षण बल। दूसरा होता है अपकर्षण बल, अपकर्षण बल। तो वस्तु का दूर जाना, वस्तु का दूर जाना, तो वस्तु का दूर जाना तो है अपकर्षण बल और वस्तु का पास आना होता है अपकर्षण बल, ठीक है। अभिकर्षण पास आना, अपकर्षण दूर जाना, ठीक है। अगली बात करें तो देखो बल का SI मात्रक, SI यूनिट न्यूटन होता है और बल एक सदिश राशि है। बल एक सदिश राशि है क्योंकि बल के अंदर जो परिमाण के साथ साथ दिशात्मक जानकारी होती है, वस्तु या तो पास आती है या दूर आती है। दिशात्मक जानकारी होने की वजह से ये कौन सी राशि बन गई? सदिश राशि बन गई। अगर हम बात करें कि बल की परिभाषा क्या होती है, बल की परिभाषा, तो देखो बल की परिभाषा कहेंगे यदि किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु की स्थिति में बदलाव होता है। गतिशील वस्तु विरामावस्था में आ जाती है और जो विरामावस्था के अंदर वस्तु होती है वह गतिशील अवस्था में आ जाती है, जिसे बल माना जाएगा या बल कहेंगे। तो क्या होता है बल? वह भौतिक राशि, वह भौतिक राशि, भौतिक राशि जिस पर बल लगाया जाता है, जिस पे बल लगाया जाता है तो वह गतिशील अवस्था से, गतिशील अवस्था से विरामावस्था में, विरामावस्था में और विरामावस्था से गतिशील अवस्था में आ जाती है, ठीक है। तो वह भौतिक राशि जिस पे बल लगाया जाता है तो वह गतिशील अवस्था से विरामावस्था में और विरामावस्था से गतिशील अवस्था में आ जाती है। तो वस्तु पे क्या कार्यरत है? बल कार्यरत है, ठीक है। बात करें कि बल कितने प्रकार के होते हैं, तो बल कई प्रकार के होते हैं। जैसे संतुलित बल है, असंतुलित बल है, संप्रक बल है, असंप्रक बल है। तो शुरू से लेते हैं हम संतुलित बल से। तो देखो संतुलित बल, संतुलित बल, संतुलित बल, संतुलित का मतलब ऐसा बल जिसका बैलेंस बराबर हो, बैलेंस जीरो हो, उसे क्या कहेंगे? संतुलित बल। जब किसी वस्तु पर अनेक बल कार्यरत हो, जब किसी वस्तु पर अनेक बल कार्यरत हो, उनका परिणामी मान अगर शून्य होगा तो वस्तु में गति नहीं पाई जाएगी, उसे हम क्या कहेंगे? संतुलित बल। तो बात यह है कि संतुलित बल का जो परिणामी मान होगा, परिणामी मान वो शून्य होगा, ठीक है, जिसके कारण वस्तु में गति
नहीं पाई जाएगी, गति नहीं पाई जाएगी। ठीक है, तो किसी वस्तु पर अनेक बल कार्यरत हो और उनका परिणामी मान अगर शून्य होगा तो संतुलित बल कहलाएगा, और संतुलित बल की स्थिति में वस्तु में गति नहीं पाई जाएगी। इसी प्रकार दूसरा आता है असंतुलित बल। असंतुलित बल, अब इसका मतलब हो गया कि बैलेंस जीरो नहीं होना चाहिए। जब किसी वस्तु पर अनेक बल कार्यरत हो और जिनका परिणामी मान अगर शून्य नहीं होगा तो वस्तु के अंदर मूवमेंट होगा, गति होगी, और गति होने की वजह से बल कैसा रहेगा? असंतुलित, यानी परिणामी मान शून्य नहीं होगा, यहां पे परिणामी मान शून्य होगा। ठीक है, और वस्तु में गति पाई जाएगी, वस्तु में गति पाई जाएगी। ठीक है, इसे कहते हैं आपके असंतुलित बल। इसी प्रकार एक आता है संपर्क बल। संपर्क बल, तो देखो संपर्क बल क्या होता है कि किसी भी वस्तु के टच होने से या संपर्क में आने से उस पर बल का एहसास होता है, तो उसे संपर्क बल कहते हैं। जैसे कोई गाड़ी को धक्का देना तो हमारी बॉडी का काम करेंगे, इसी प्रकार घर्षण बल है, तो ये दोनों ही क्या कहलाएंगे? संपर्क बल। इसमें आपके आ जाता है पेशीय बल और घर्षण बल। पेशीय बल और घर्षण बल दोनों ही संपर्क बल है। इसी प्रकार दूसरा आता है एक असंपर्क बल। तो असंपर्क बल क्या होता है? किसी वस्तु के बिना संपर्क में आए ही अगर बल का एहसास होता है उसे असंपर्क बल कहते हैं। असंपर्क बल में जैसे आपके आ जाता है चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, गुरुत्वीय बल, और इसी प्रकार आपके स्थिर विद्युत बल। ठीक है, ये सभी क्या कहलाते हैं? असंपर्क बल। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से उसमें एक तो पूछते हैं घर्षण बल के बारे में जानकारी, एक पूछते हैं आपके गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो दोनों ले लेते हैं, पहले एक घर्षण बल ले लेंगे, बाद में गुरुत्वाकर्षण बल ले लेंगे। तो लेते हैं घर्षण बल। पहले लेते हैं घर्षण बल। देखो घर्षण बल क्या होता है? यह गति की विपरीत दिशा में लगेगा और हमेशा गति करने का विरोध करेगा। ठीक है, घर्षण बल हमेशा गति, जिस वस्तु की जिस दिशा में गति होती है उस गति के विपरीत दिशा में लगता है और वस्तु की गति का हमेशा विरोध करता है, तो हमेशा वस्तु की विपरीत दिशा में लगेगा, विपरीत दिशा में लगेगा। दूसरी बात, जो घर्षण बल होते हैं उनको कम करने के लिए हम सनेहक पदार्थों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके तौर पे हम जैसे ग्रीस काम ले सकते हैं, ग्लिसरीन ले सकते हैं, ग्रेफाइट ले सकते हैं और ऑयल ले सकते हैं। ठीक है, ये सभी आपके घर्षण बल को कम करने के लिए आवश्यक है। लेकिन दैनिक जीवन के अंदर घर्षण बल के फायदे भी है तो घर्षण बल के नुकसान भी है। तो पहले हम फायदों की चर्चा कर लेते हैं, बाद में नुकसान की चर्चा कर लेते हैं। तो घर्षण बल के फायदे, घर्षण बल के फायदे क्या? घर्षण बल के फायदे। देखो घर्षण बल के दैनिक जीवन में काफी फायदे हैं। पहला फायदा तो यही है कि घर्षण बल के कारण ही हम चल पाते हैं, घर्षण बल के कारण ही व्यक्ति धरातल पर चल पाता है। दूसरी बात होती है घर्षण बल का फायदा, घर्षण बल के कारण ही यातायात के साधनों में ब्रेक लगते हैं। तीसरा फायदा होता है घर्षण बल के कारण ही रस्सी में गांठ लगाई जाती है, घर्षण बल के कारण ही रस्सी में गांठ लगाई जा सकती है, बिना घर्षण बल के गांठ नहीं लगेगी।
अगला फायदा होता है घर्षण बल के कारण मकानों का निर्माण संभव है। मकान बोल दो या भवन बोल दो, इनका निर्माण होता है वह घर्षण बल के कारण ही संभव होता है। अगला होता है खिलाड़ी खेल के मैदान के दौरान, जब खेल रहा होता है उस समय हमेशा खिलाड़ियों के लिए जो जूते होते हैं वो स्पोर्ट शूज ही होते हैं, क्योंकि इनका घर्षण बल ज्यादा होता है। घर्षण बल ज्यादा होने के कारण व्यक्ति लंबे समय तक मैदान में टिक पाता है। अगला होता है घर्षण बल के कारण ही हम बोर्ड पे लिख पाते हैं और स्टूडेंट हमारे अपनी नोटबुक में लिख पाते हैं। तो कॉपी किताब में लिखना या बोर्ड पे लिखना घर्षण बल कार्य करता है, तभी लिखा जाएगा, अन्यथा नहीं लिखा जाएगा। और इसी प्रकार घर्षण बल के कारण ही हम दीवारों के अंदर कीले लगा सकते हैं, पेचकस लगा सकते हैं, स्क्रू लगा सकते हैं। घर्षण बल काम नहीं करेगा तो यह नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखो घर्षण बल के फायदे, घर्षण बल के कारण ही हम धरातल पे चल पाते हैं। घर्षण बल के कारण यातायात के साधनों में ब्रेक लगते हैं। घर्षण बल के कारण ही रस्सी के अंदर गांठ लगती है। घर्षण बल के कारण ही मकानों का निर्माण होता है। घर्षण बल के कारण अधिक होने के कारण खिलाड़ी खेल के दौरान स्पोर्ट शूज या कपड़े के जूतों का इस्तेमाल करता है। घर्षण बल के कारण ही व्यक्ति बोर्ड पे लिख पाता है, नोटबुक में लिख पाता है। और घर्षण बल के कारण ही हम दीवारों पे पेचकस लगा सकते हैं, स्क्रू लगा सकते हैं, केले लगा सकते हैं। लेकिन घर्षण बल के फायदे के साथ साथ घर्षण बल के कुछ नुकसान भी होते हैं। तो दूसरी बात कर लेते हैं घर्षण बल के नुकसान। तो देखो घर्षण बल के क्या नुकसान है। तो घर्षण बल के कई नुकसान है, जिसमें सबसे पहला लेते हैं हमारे जो यातायात के साधन होते हैं उनमें से 20% ईंधन का जो ज्यादा उपयोग, ज्यादा खपत होती है वो घर्षण बल के कारण होती है। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं घर्षण बल के कारण ही यातायात के साधनों की 20% ईंधन की खपत अधिक होती है, घर्षण बल के कारण ही। दूसरा होता है कि घर्षण बल के कारण क्या होता है कि यातायात के साधनों की गति एक निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ा सकते। यातायात के साधनों की जो गति होती है वो हम निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ा सकते। और लास्ट एक और लेते हैं इसका, घर्षण बल के कारण यातायात के साधनों से आपके मशीनों, इनके कलपुर्जे जल्दी खराब होते हैं। तो घर्षण बल के कारण ही मशीनों व गाड़ियों के कलपुर्जे जल्दी खराब होते हैं। आगे बात करते हैं घर्षण बल का। देखो घर्षण बल हमेशा वस्तु के गति के विपरीत दिशा में लगेगा और गति का विरोध करेगा। घर्षण बल को कम करने के लिए हम स्नेह पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें ग्रीस आ जाएगा, ग्लिसरीन आ जाएगा, ग्रेफाइट आ जाएगा और ऑयल आ जाएगा। घर्षण बल के कुछ फायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है। फायदे तो होता है कि हम धरातल पे चल पाते हैं घर्षण बल के कारण। घर्षण बल के कारण यातायात के साधनों में ब्रेक लगते हैं। घर्षण बल के कारण रस्सी में गांठ लगाई जा सकती है। मकानों के निर्माण या जितने भवनों का निर्माण होता है घर्षण बल के कारण होता है। और खिलाड़ी खेल के दौरान स्पोर्ट शूज का इस्तेमाल करता है घर्षण बल अधिक होने के कारण, नहीं तो टिक ही नहीं पाएगा मैदान में। और घर्षण बल के कारण हम बोर्ड पे लिख पाते हैं, नोटबुक में लिख पाते हैं। और घर्षण बल के कारण ही हम दीवारों पे कील, स्क्रू, पेचकस आदि लगाते हैं। लेकिन नुकसान भी है। घर्षण बल का नुकसान पहला तो होता है कि घर्षण बल के कारण जो यातायात के साधन होते हैं उसमें 20% फ्यूल ज़्यादा वेस्ट होता है। दूसरा, इससे यातायात के साधनों की जो गति होती है उसको आप निश्चित सीमा से आगे नहीं बढ़ा सकते। अगला होता है कि घर्षण बल के कारण मशीनों के कलपुर्जे जल्दी खराब होते हैं, गाड़ियों के कलपुर्जे जल्दी खराब होते हैं घर्षण बल के कारण। और इसी में हम अगला लेते हैं आपके गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो देखो गुरुत्वाकर्षण बल की जानकारी सर्वप्रथम इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी जो प्रमुख पुस्तक प्रिंसिपिया के अंदर यह जानकारी दी। सबसे पहले आती है गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि इस नियम के अनुसार या गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार ब्रह्मांड का प्रत्येक कण अन्य दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है। ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है, इसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। इस गुरुत्वाकर्षण बल के दौरान या उन दोनों वस्तुओं पे लगने वाला बल कितना होगा, तो दोनों वस्तुओं पे लगने वाला जो बल होगा, बल का प्रतीक तो F होता है। लगने वाला बल दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के तो होता समानुपाती, दोनों के गुणनफल का होता समानुपाती। और दोनों की बीच की दूरी के वर्ग के होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो आप कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण बल ब्रह्मांड का प्रत्येक कण दूसरे कण को अपनी ओर आकर्षित करता है।
अपने ओर आकर्षित करने का जो गुण होगा उसी को हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के अनुसार दोनों वस्तुओं पे लगने वाला जो बल होगा वो दोनों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, जबकि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को आप ऐसा भी तो लिख सकते हैं, लगने वाला F बल दोनों वस्तुओं के गुणनफल के समानुपाती हो गया, दोनों के वस्तुओं के बीच के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो गया। अगली बात, इसी को अगर हम ये सिंबल हटाना चाहिए तो आप बराबर ला सकते हैं, ये m1 m2 d स्क्वायर, लेकिन आपको यहां कोई ना कोई नियंतांक कांस्टेंट लाना पड़ेगा, वो हम लेके आते हैं g। अगर हम इन दोनों का वज्र गुणा करें तो ये वज्र गुणा होके हो जाएगा g m1 m2 f d स्क्वायर, और g बराबर हो जाएगा आपके f d स्क्वायर बटे m1 m2। g यहां पर गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, यानी वो नियंतांक या कांस्टेंट है, जिसका मान, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 10 की पावर -11, 6.67 10 की पावर -11, और न्यूटन मीटर स्क्वायर और किलोग्राम -2। ठीक है, यह इसका मात्रक होता है। इसी में एक शब्द आता है गुरुत्वीय बल, यह गुरुत्वाकर्षण बल है, और दूसरा होता है गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल, अगर कोई वस्तु, यहां पे दोनों कण थे, वो कण ब्रह्मांड में कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन अगर पृथ्वी और किसी कण के मध्य, वस्तु या किसी भी कण के मध्य, एक पृथ्वी होना चाहिए, दूसरा कण होना चाहिए, दोनों के मध्य लगने वाला बल गुरुत्वीय बल कहलाता है। ठीक है, इसी में एक शब्द और आता है जिसको बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। त्वरण को हमने पहले भी चर्चा की थी कि किसी वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है, लेकिन यहां पे गुरुत्वीय त्वरण क्या है? गुरुत्वीय बल के वेग में परिवर्तन की दर, गुरुत्वीय बल में परिवर्तन की दर गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है। और गुरुत्वीय त्वरण को हम सिंबल जी देते हैं, किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? जी के द्वारा, और जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कह दो, या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कह दो। ठीक है, यह आपका जी का मान होता है। आगे बात करते हैं हम गति के नियमों के बारे में, क्योंकि हमने बल के बारे में जानकारी पढ़ ली, अगला पढ़ते हैं गति के बारे में। आज बात करते हैं गति के नियमों के बारे में। तो सबसे पहले गति के बारे में, जैसा आपने अभी पढ़ा, बल और गति के अंदर बल के बारे में जानकारी देने वाला न्यूटन था, और उसी प्रकार गति की जानकारी देने वाला भी न्यूटन ही है। तो देखो, सर्वप्रथम न्यूटन ने गैलीलियो नाम का जो वैज्ञानिक था, गैलीलियो के प्रयोगों के आधार पर न्यूटन ने गैलीलियो के प्रयोगों के आधार पे अपनी जो पुस्तक लिखी थी प्रिंसिपिया, और ये प्रिंसिपिया प्रकाशित हुई थी 1687 ईस्वी में। कब प्रकाशित हुई थी? 1687 ईस्वी के अंदर प्रकाशित हुई थी। और इस प्रिंसिपिया नाम के जो पुस्तक थी, इसमें गति के 3 नियमों की जानकारी मिलती है। गति के 3 नियमों की जानकारी मिलती है, जिसको आज गति के नियमों के अनुसार भी कह सकते हो, या न्यूटन के गति के नियम भी कह सकते हो। तो न्यूटन के गति के नियम कितने हैं? 3 न्यूटन ने दिए। कब? 1687 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया। न्यूटन ने यह गति के नियम कहां से सीखा? गैलीलियो के नियमों के अनुसार सीखा। ठीक है, वर्तमान में न्यूटन के 3 गति के नियम प्रचलित है। गति का प्रथम नियम, दूसरा गति का दूसरा नियम, तीसरा गति का तीसरा नियम। ठीक है,
तो हम बात करते हैं शुरू से, गति के प्रथम नियम से। ठीक है, तो नंबर 1 लेते हैं, गति का प्रथम नियम। नंबर 1, गति का प्रथम नियम। देखो, गति का प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो बात आती है जड़त्व क्या होता है। कोई भी निर्जीव वस्तु होती है, उसकी मूल स्थिति में स्वतः परिवर्तन नहीं होता। अगर किसी वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा है तो उसका जड़त्व ज्यादा होगा, और किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर कम है तो उसका जड़त्व भी कम होगा। इसी को जड़त्व कहते हैं। किसी भी वस्तु का जो स्थायित्व है वही जड़त्व कहलाता है। ठीक है, और गति के प्रथम नियमानुसार बात यह है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है, अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा यह बनती है कि अगर कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहती है। यह जब तक गतिशील रहेगी या जब तक स्थिर रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। यानी गति के प्रथम नियमानुसार, जड़त्व का नियम कह दो या गति का पहला नियम कह दो, इस नियम के अनुसार वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगी और स्थिर है तो स्थिर रहेगी। यह तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। ठीक है, वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसके दैनिक उदाहरण कौन कौन से मिलते हैं। जो सबसे अच्छा उदाहरण मिलता है आजकल, जब बींद राजा घोड़े पे बैठे होते हैं और अचानक फटाके की वजह से घोड़ी बिदक जाती है और जो बींद राजा होते हैं, दुल्ले राजा होते हैं, वो नीचे की ओर गिर जाते हैं। तो गति का कौन सा नियम लगा? पहला नियम। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि जब घोड़े का अचानक दौड़ना शुरू करता है उस समय जो उसका घुड़सवार होता है पीछे की ओर गिर जाता है। यानी घुड़सवार का पीछे की ओर गिरना, घोड़े के अचानक दौड़ने पर घुड़सवार का पीछे की ओर गिरना गति का कौन सा नियम होगा? पहला नियम होगा। दूसरा, गति के प्रथम नियम के अनुसार दूसरा अगर उदाहरण लेते हैं तो एक ले लेते हैं, जैसे कांच का गिलास है, एक कांच का गिलास। इस कांच के गिलास के ऊपर हमने यहाँ पे एक गत्ता रख दिया। ठीक है, गत्ते के ऊपर एक सिक्का रख दिया। ठीक है, अगर इस गत्ते को चोट के द्वारा, धक्के के द्वारा इसको आगे फेंका जाता है तो इसमें से जो गत्ता होगा वो तो आगे बढ़ जाएगा, लेकिन ये सिक्का होगा ये गिलास के अंदर चला जाएगा। इसका मतलब गति का पहला नियम है, हमने केवल बल किस पे लगाया? इस गत्ते पे लगाया। तो गत्ता था वो स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में आ जाएगा, लेकिन सिक्का स्थिर अवस्था में, वो स्थिर अवस्था में ही रहने के कारण नीचे आ जाएगा। गति का कौन सा नियम? पहला नियम। इसी प्रकार अगर कोई बस चल रही है, चलती हुई बस का अचानक ब्रेक लगता है या अचानक कोई भी गाड़ी है अचानक ब्रेक लगता है तो उसमें बैठे हुए जो सवारियां होती है वो आगे की ओर झुकती है। अगर गाड़ी पहले से खड़ी है, अगर कोई बस पहले से खड़ी है, अचानक बस के ब्रेक लगने पर तो आगे की ओर, और अगर पहले से खड़ी है तो सवारियां पीछे की ओर झुकती है। ठीक है, तो अगला उदाहरण तीसरा ले लेते हैं। बस अगर अचानक रवाना होती है तो सवारियां पीछे की ओर, चलती हुई बस में अचानक ब्रेक लगता है तो सवारियां आगे की ओर। लेकिन ऑलरेडी अगर कोई बस पहले से चल रही है और बस चलती हुई बस में कोई व्यक्ति कूदता है तो वह हमेशा अपने मुंह की ओर गिरेगा। तो ऐसा लिखा जाता है कि रोडेज के अंदर या जो भी बसें होती है कि उतरते समय मुंह पीछे की करके उतरे। गति का पहला नियम लागू होता है, अगर व्यक्ति चलती बस में कूदेगा तो मुंह की ओर वो गिरेगा, नीचे की ओर। ठीक है, अगले उदाहरणों की बात करें, जैसे पेड़ है, तेज हवा चलती है, तेज आंधी चलती है तो उस समय पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, पेड़ पौधों के फल है, वो टूट के नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि पत्तियां और जो फल होते हैं वो स्थिर रहना चाहते हैं। ये स्थिर रहना चाहते हैं, लेकिन हवा चलने की वजह से वो स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में आएंगे, और गतिशील अवस्था आने की वजह से पेड़ की फल व पत्तियां होती है वो टूट के नीचे गिर जाती है। ठीक है, इसी प्रकार अगर कोई कांच की खिड़की है, कांच की खिड़की है, उस कांच की खिड़की पे अगर हम बंदूक से वार किया जाता है या बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो वो गोली उस कांच के शीशे को या कांच की खिड़की को पार करके आगे बढ़ जाएगी। गति का कौन सा नियम लगेगा? पहला नियम। इसी प्रकार हमारे जो कंबल होती है, उस कंबल या कपड़ों को झाड़ने पर उसमें से डस्ट, कार्बन के कण, धूल के कण उड़ते हुए नजर आते हैं, या किसी भी कंबल को डंडे से मारा जाता है, कंबल को डंडे से मारा जाता है तो उसमें से कार्बन के कण, धूल के कण उड़ते हुए नजर आते हैं। इसी प्रकार जब व्यक्ति कोई ऊंची कूद करता है या लंबी कूद करता है
तो जब ऊंची कूद, लंबी कूद या दौड़ है, उससे पहले वो दौड़ता है, यानी ऊंची कूद से पहले व्यक्ति दौड़ के जाता है, लंबी कूद करता है उसे दौड़ के पहले जाता है, या नॉर्मली अगर दौड़ करता है तो भी नॉर्मल दौड़ता है, यानी उससे पूर्व जो दौड़ होती है, इसमें भी गति का पहला नियम। व्यक्ति को गतिशील अवस्था में आने के लिए व्यक्ति का पहले दौड़ करना, स्थिर अवस्था से गतिशील अवस्था में आना, गति का कौन सा नियम है? पहला। तो देखो गति का पहला नियम है, इसको जड़त्व का नियम भी कहते हैं। परिभाषा यह बनती है कि अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में रहना चाहती है, अगर वो स्थिर अवस्था में है तो स्थिर अवस्था में रहना चाहती है। यह तब तक रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं किया जाए। ठीक है, दैनिक जीवन में अगर देखा जाए, अगर कोई घुड़सवार है, किसी घोड़े पे बैठा है और घोड़े का अचानक चलना प्रारंभ होता है तो घुड़सवार पीछे की ओर गिरेगा। गिलास के ऊपर एक गत्ता रख दिया, उसके ऊपर अगर सिक्का रख दिया, हम गत्ते को चोट दे रहे हैं, गत्ते को धक्का दे रहे हैं तो गत्ता आगे बढ़ेगा, लेकिन उसमें रखा हुआ जो सिक्का वह गिलास के अंदर गिर जाएगा। अचानक कोई बस चल रही है, बस चलती हुई अचानक ब्रेक लगाती है तो वो बस में बैठी जो सवारियां होती है वो आगे की ओर झुकती है। और पहले से अगर कोई बस खड़ी है और उस पर ब्रेक लगते हैं, पहले से बस कोई खड़ी है, अचानक उसने रवाना किया, चालू किया, तो सवारियां पीछे की ओर झुकेगी। लेकिन चलती हुई बस में अगर कोई व्यक्ति कूदता है, वो मोड़ के बल गिरेगा, गति का पहला नियम रहेगा, क्योंकि उसमें बॉडी होती है वो गतिशील अवस्था में रहती है। कूदने से वो अचानक स्थिर अवस्था में आना चाहेगी और नतीजा लग जाएगा उसको। जब तेज आंधी आती है, तूफान आते हैं, उसमें पेड़ पौधों की पत्तियां व फलों का टूट के नीचे गिरना, गति का पहला नियम। कांच की खिड़की पर अगर बंदूक से गोली से वार किया जाता है तो कांच की खिड़की को बंदूक की गोली पार करके आगे बढ़ जाती है। कंबल को झाड़ने पर या कंबल को डंडे मारने पर उसमें कार्बन के कण, धूल के कण उड़ते हुए नजर आते हैं। ऊंची कूद और लंबी कूद से पूर्व है, ऊंची कूद और लंबी कूद से पूर्व व्यक्ति का दौड़ करना, गति का पहला नियम। यह गति का पहला नियम कंप्लीट है। अब बात करते हैं गति का दूसरा नियम। गति का दूसरा नियम नंबर 2, गति का दूसरा नियम। इस नियम को संवेग संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संवेग संरक्षण का नियम। गति के दूसरे नियम को संवेग संरक्षण का नियम कहते हैं। क्यों? परिभाषा, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर, वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। वस्तु में संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। अर्थात उदाहरणों की बात करें कि अगर खेल के दौरान, विशेष तौर पे क्रिकेट का मैच या कोई भी खेल के दौरान अगर गेंद को कैच करना है तो गेंद को कैच करने के बाद में अपने हाथों को पीछे की ओर ले जाते हैं ताकि उसके संवेग में परिवर्तन आ जाए। ठीक है, तो गेंद का कैच करना, गेंद का कैच करना। ठीक है, दूसरा झटके से रस्सी को तोड़ना। अगर आपके पास रस्सी है, उसको तोड़ना है तो आसानी से नहीं टूट पा रही तो उसको झटके के साथ तोड़ सकते हो। तो झटके से रस्सी को तोड़ना, झटके से रस्सी को तोड़ना, झटके से रस्सी को तोड़ना। तीसरा, हथेली से बर्फ की सिल्ली को तोड़ना। हथेली से बर्फ की सिल्ली को तोड़ना, हथेली से बर्फ की सिल्ली को तोड़ना। और एक और ले लेते हैं, जैसे ऊंची कूद है, ऊंची कूद, लंबी कूद। ऊंची कूद और लंबी कूद होती है, उससे जिस मैदान पे ऊंची कूद लंबी कूद की जाती है वहां की जो मिट्टी होती है उसको मुलायम करना। मिट्टी को क्या करना? मुलायम करना। ठीक। गति का दूसरा नियम संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है।
वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। आरोपित बल के समानुपाती होती है। जैसे गेंद का कैच करना, गेंद को कैच करने के लिए हाथों में, गेंद को पकड़ने के बाद में आप हाथों को पीछे की ओर ले जाते हो, झटके से रस्सी को तोड़ देना, हथेली से बर्फ की सिल्ली को तोड़ना, और ऊंची कूद लंबी कूद से पूरा जो मैदान, कुश्ती का मैदान होता है, ऊंची कूद होती है, लंबी कूद होती है, उससे पहले मिट्टी को मुलायम करना, गति का दूसरा नियम। अगली बात करते हैं गति का तीसरा नियम। तीसरा आता है गति का तीसरा नियम। गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। गति के तीसरे नियम को क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी कि परिभाषा यह होती है इसकी कि अगर किसी वस्तु में जिस दिशा में कार्य होता है उस दिशा के विपरीत दिशा में उतना ही कार्य जब संपन्न होता है तो गति का तीसरा नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है। नंबर एक बात, धरातल पे चलते हम, धरातल पे चलना हालांकि घर्षण बल काम करता है, लेकिन जिस दिशा में घर्षण बल लगता है उसके विपरीत दिशा में वस्तु की गति होती है, तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू हो जाता है कि व्यक्ति का धरातल पे चलना, क्रिया प्रतिक्रिया के कारण व्यक्ति धरातल पे चलता है, तो धरातल पे चलना गति का तीसरा नियम। दूसरा, पानी में तैरना। अब पानी में से मनुष्य तैरे या जहाज हो, नाव हो, ये सभी पानी में तैरते हैं, तो जिस दिशा में तैर रहे हैं उसके विपरीत दिशा में उतना ही बल कार्य करता है, ठीक है, उतना ही काम संपन्न होता है। पक्षियों का हवा में उड़ना, पक्षियों का हवा में उड़ता है, जिस दिशा में पक्षी उड़ते हैं उसके विपरीत दिशा में उतना ही बल कार्यरत होता है। वायुयान का उड़ना, आसमान में वायुयान का उड़ना गति का तीसरा नियम। रॉकेट का आगे बढ़ना, रॉकेट का आगे बढ़ना, रॉकेट का आगे बढ़ना गति का तीसरा नियम। और जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो गोली छोड़ी जाती है उसी दौरान कंधे पे झटका लगना, गति का तीसरा। जब हम किसी नाव, झील या पानी के स्रोत से, ठीक है, किसी नाव से किसी झील से हम जब किनारे पे उतरते हैं, झील के किनारे पे उतरते हैं, तो झटके से हम तो नाव से कूद जाएंगे, लेकिन उस झटके की वजह से नाव पीछे की ओर हटती है, गति का कौन सा नियम? तीसरा। तो धरातल पे चलना, पानी में तैरना, पक्षियों का हवा में उड़ना, नाव का आगे बढ़ना या नाव से व्यक्ति कूदता है उस समय पीछे की ओर हटना, ठीक है, वायुयान का हवा में उड़ना, आसमान में उड़ना, बंदूक से गोली छोड़ते समय कंधे पे झटका लगना और रॉकेट का आगे बढ़ना, ये सभी गति के तीसरे नियमों पे आधारित है। ठीक है, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हुआ।